हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी का क्लास चौथा है। हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान और एवं आनुवंशिकी, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, क्लासरूम नोट्स है मेरे द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं इसको क्या है। पहले जानते हैं एक कोशिका होता है। कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसका उसका निर्माण हुआ था 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक जालनुमा धागानुमा संरचना होती है, इसको हम लोग क्रोमैटिन जाल कहते हैं। और ये क्रोमैटिन जाल को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, देखिए धागानुमा संरचना है ये, इसको गुणसूत्र हो गया। गुणसूत्र में अब क्या रहता है, एक हिस्टोप्रोटीन रहता है और डीएनए रहता है। हिस्टोप्रोटीन और डीएनए, डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब देखिए हम लोग क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। देखिए हमारे शरीर की हर कोशिका मतलब सेल में अनुवांशिक जानकारी रहती है। जितना भी हमारा हमारा जो कोशिका है शरीर में, उसमें अनुवांशिक जानकारी रहती है, होती है। और यह जानकारी हमें जो है हमारे माता पिता से मिलती है। और यह तय करती है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारी आँख कैसे दिखेगी, हमारा बाल का रंग कैसा होगा, इत्यादि सब जो होता है सब इसके थ्रू ही होता है। ठीक है, जो जेनेटिक हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। अब देखिए डीएनए प्लस, हम यहाँ देख रहे हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो है उससे गुणसूत्र बनता है। डीएनए क्या है, डीएनए एक बहुत बड़ा, जो डीएनए है एक धागानुमा, देखिए धागानुमा संरचना जो दिख रही है का पदार्थ है, जिसमें हमारे शरीर की सारी अनुवांशिक जानकारी इस इसमें लिखी होती है, धागे में लिखी होती है। ठीक है, ये हो गया डीएनए। मान लीजिए डीएनए क्या है, धागा, धागा। ठीक है, धागा मान लीजिए। अब मानते हैं हिस्टोन। हिस्टोन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन जो है ये क्या है, देखिए हिस्टोन प्रोटीन क्या है। हिस्टोन प्रोटीन एक धागा लपेटने वाली रील है की तरह काम करती है। जैसे डीएनए बहुत लंबा होता है, इसलिए उसे व्यवस्थित रखने के लिए हमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर लपटा जाता है उसको। जैसे देखिए जैसे एक पतंग होता है ना, पतंग का जिसमें हम लोग धागा लपेटते हैं, ऐसे लपटा रहता है उसमें। तो ये जो धागा लपेटने जिसमें लपटा रहा है वो क्या हो गया, हिस्टोन हो गया। और जो धागा होता है वो क्या हो गया, डीएनए हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम डीएनए को धागा माने हैं, हिस्टोन को क्या माने हैं, धागा, धागा लपेटने की रील। देखिए गुणसूत्र के जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर अच्छी तरह से लपेटकर सघन हो जाता है ना, जब ये धागा उस रील पे अच्छी तरह से लपेट के वो सघन हो जाता है, तो उसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। रील प्लस देखिए धागा, धागा प्लस रील क्या हो जाता है, व्यवस्थित गुच्छा काम करता है। और ये यही क्या होता है, वैसे ही क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम उसी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम अब थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या है। देखिए यहाँ पे ये देखिए, जो गुणसूत्र होता है ना, अब इसको हम लोग प्रोसेस समझेंगे अभी। देखिए सेंट्रोसोम ये क्या है, गुणसूत्र का हम एक पार्ट निकाले हैं। ठीक है, गुणसूत्र के बीच का पतला संकरा भाग जो होता है सेंट्रोमेयर कहलाता है। ये जो बीच का भाग है ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। ठीक है, ऊपर का ये जो पीला पीला दिख रहा है चारों में, ये टेलोमेयर होता है। और देखिए जो धागा नुमा संरचना दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो धागा नुमा संरचना दिख रहा है ये क्या है, डीएनए, डीएनए। और ये जो हरा हरा पूरा दिख रहा है ये क्रोमोटाइड है। दोनों को मिला के सिस्टर क्रोमोटाइड्स कहते हैं। अब ये जो देखिए ये आर्म और ये आर्म, ऊपर का आर्म और नीचे का आर्म, देखिए लंबा कौन सा है, नीचे वाला है, तो ये लॉन्ग आर्म हो गया। और ऊपर का आर्म जो है ये छोटा है तो शॉर्ट आर्म हो गया। आगे चलिए देखते हैं। देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कैसा, देखिए ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दिख रहा है ये डीएनए है। उसी में एक क्रोमोसोम दिखा रहा है, एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ दिखा रहा है। देखिए ऊपर का छोटा आर्म पी आर्म क्या हो जाएगा, शॉर्ट आर्म हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आर्म हो जाएगा। और क्यू आर्म क्या हो जाएगा, लॉन्ग आर्म हो जाएगा। ठीक है, और बीच में जो ये दिख रहा है यहाँ पे एक्स की तरह काम करता है। ये जो बीच में जहाँ पे संकरा भाग है वो सेंटोमेयर की तरह काम, सेंटोमेयर उसको बोलते हैं। देखिए क्रोमोसोम, ये छोटा पार्ट है इसका क्रोमोसोम। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है, देखिए हिस्टोन प्रोटीन क्या बताए थे, जो रील होता है। तो ये रील है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये सब रील है। और इसमें धागा क्या हुआ है, ये जो धागा डीएनए जो दिख रहा है आपको, ये जो धागा दिख रहा है ये डीएनए जो है वो क्या हुआ, लपटा हुआ है उसमें। तो जब दोनों लपेट के जब सख्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए शॉर्ट में दिखा रहे हैं इसको, अच्छा से दिखा रहे हैं। सेंटोमेयर बीच में हो गया, ये टेलोमेयर हो गया नीचे, ये देखिए क्रोमोटाइड, क्रोमोटाइड हो गया। ठीक है, देखिए इसको टेलोमेयर हो गया। क्रोमोटाइड्स का हम डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये वन एक क्रोमोसोम है, ये वन क्रोमोसोम डुप्लीकेट है। ये देखिए सिस्टर, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमोटाइड बोलते हैं। ये टेलोमेयर हो गया। देखिए इस तरह है। ये क्या है, ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंटोमेयर। ठीक है,
अब देखिए ये कैसा, ये सेंटोमेर हो गया, ये सब सेंटोमेर है, सेंटोमेर है, सब सेंटोमेर है। देखिए लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म, इस डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, ये दिखा रहा है इसमें। आइए अब यहाँ देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम। देखिए ये सेल हो गया पूरा, ठीक है, सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये यहाँ से एक पार्ट निकाले हम, क्रोमोसोम का पार्ट निकालें। शॉर्ट आर्म, सेंट्रोमेयर, लॉन्ग आर्म, टेलोमेयर, सब बता चुके हैं, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का है ये सब। ठीक है, अब देखिए ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें 22 जो होता है वो क्या है, ऑटोसोम होता है, ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमल। अब देखिए इसमें से 22 देखिए पूरा 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक देखिए 22 है। अब जो 23वां जोड़ी जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि वो बच्चा जो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। यहाँ देखिए अगर डबल एक्स है तो ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है, ये फीमेल हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और एक्स वाई आया तो मेल हो जाएगा। अब देखिए ये डिसाइड कौन करता है, ये फादर, क्योंकि फादर में जो होता है ना, जो मेल होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, और जो मदर होती है उसमें एक्स एक्स रहता है। ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये वाई वाला डिसाइड करेगा कि अगर ये जब इससे जोड़ी जब बनेगा, तो अगर एक एक्स आता है एक वाई आता है तब ना मेल बनेगा। अब दोनों में एक्स आ गया तो फीमेल बन जाएगा। तो डिसाइड कौन करता है, फादर डिसाइड करता है। देखिए अब वेरिएशन क्या आता है इसमें, सिंगल एक्स होता है, डबल एक्स वाई होता है, एक्स वाई वाई होता है, और ट्रिपल एक्स होता है। ये क्या वेरिएशन वेरिएशन हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे देखिए बच्चा में कोई देखिए आपको सुस्त बच्चा होता है, कोई किसी में आपका जैसे मान लीजिए फीमेल है, फीमेल हुई है, लेकिन वो उसको जेंट्स के उसको मतलब हार्मोन उसका जेंट्स की तरह काम कर रहा है, या अगर जेंट्स है तो फीमेल की तरह काम मतलब बात कर रहा है, या उसका आवाज़ उस टाइप से है, उसका हार्मोन भी वैसे काम कर रहा है, तो वो उस टाइप से वेरिएशन आ जाता है, मतलब बीमारी एक तरह से हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेरिएशन एक्स्ट्रा 13th 18th और 21st क्रोमोसोम होता है। चलिए अब आगे चलेंगे। उदाहरण के लिए देखिए अंग्रेजी में एक्स की तरह दिखेगा। देखिए एक्स के बीच का जुड़ा हुआ भाग को सेंट्रोमेर कहते हैं, यही बताएं आपको। यह यही भाग गुणसूत्र की दोनों भुजाओं क्रोमोटाइड्स को जोड़कर रखती है। यही भाग देखिए एक्स है मान लीजिए, तो ये जो सेंट्रोमेर ही दोनों भाग को जोड़कर रख रही है ना, वही है। देखिए छात्रों के लिए एक लाइन में याद रखने के, देखिए डीएनए प्लस हिस्टोन क्या हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा। गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, पाया जाता है। गुणसूत्र के बीच का संकरा भाग को सेंट्रोमेर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए कक्षा में बोलने के लिए आसान भाषा, देखिए बच्चों डीएनए में हमारे शरीर की जानकारी रखने वाला धागा जैसी पदार्थ है, या हिस्टोन नामक प्रोटीन पर लिपट जाता है। डीएनए और हिस्टोन मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। गुणसूत्र के बीच का जुड़ा हुआ भाग को सेंट्रोमेर कहलाते हैं। जो हम आपको बताएं वही इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए अब दोनों समझते हैं गुणसूत्र और सेंट्रोमेर में डिफरेंस क्या है। देखिए यह पूरी संरचना होती है, होल स्ट्रक्चर होता है गुणसूत्र, और जो सेंट्रोमेर होता है यह गुणसूत्र का केवल एक भाग होता है, जो हम दिखाए थे आपको डायग्राम में। दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसमें क्या है, यह गुणसूत्र के बीच का संकरा हिस्सा होता है। फिर देखिए इसमें तीसरा पार्ट देखिए, इसमें आनुवांशिक जानकारी होती है, और यह गुणसूत्र के दोनों भुजाओं को जोड़कर रखता है। सेंट्रोमेर दोनों भुजाओं को जोड़कर रखता है, और इसमें आनुवांशिक जानकारी होती है। देखिए ये एक्स जैसा दिखता है, और ये एक्स के बीच का जुड़ा हुआ भाग होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम देखिए पतंग का बता रहे हैं, पूरी पतंग क्या है, गुणसूत्र मान लीजिए। पतंग के बीच का गांठ जो होता है, जैसे हड्डी जहाँ वहाँ डंडी जुड़ी होती है, उसको सेंट्रोमेर कहते हैं। अंग्रेजी के अक्षर को देखें। ठीक है, अब देखिए पूरा एक्स क्या है, गुणसूत्र हो गया। एक्स के बीच का वाला जुड़ा हुआ भाग को सेंट्रोमेर कहते हैं। देखिए कितना तरीके से हम समझा रहे हैं आपको, एक लाइन में याद रखें। गुणसूत्र पूरा एक्स है, जबकि सेंट्रोमेर उस एक्स के बीच की जोड़ है। अब देखिए क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बनी वह संरचना जो आनुवांशिक जानकारी का वहन करती है। गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए और प्रोटीन से बनी वह संरचना जो आनुवांशिक जानकारी का वहन करती है। सेंट्रोमेर क्या है, गुणसूत्र का माध्यम संकरा भाग, गुणसूत्र का मध्य संकरा भाग जो उसकी दोनों भुजाओं क्रोमोटाइड्स को जोड़कर रखती है, सेंट्रोमेर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम देखिए, मनुष्य में प्रत्येक सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। देखिए इन 46 गुणसूत्रों में 23 जोड़ी पेयर में बांटा जाता है। 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 46 में 23 जोड़ी हो गया। अब देखिए गुणसूत्र के प्रकार देखेंगे। एक कायिक गुणसूत्र होता है, ऑटोसोम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। 22 जोड़ी मतलब 44 गुणसूत्र हो जाएगा। देखिए 22 जोड़ी होता है, अब पूरा का पूरा 46 गुणसूत्र होता है। तो जो कायिक गुणसूत्र है उसमें 22 जोड़ी होता है, मतलब 44 गुणसूत्र होता है। यह शरीर की सामान्य विशेषताओं का नियंत्रण करती है। ये जो गुणसूत्र है, ये जो आपका 22 जोड़ी है, यानी 44 गुणसूत्र है, ये शरीर की सामान्य विशेषताओं को नियंत्रण करते हैं। जैसे देखिए क्या करता है, ऊंचाई हो गया आपका, त्वचा का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया।
ठीक है, याद रखिए 22 जोड़ी मतलब 44 ऑटोसोम, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड जो है, एक जोड़ी जो बच रहा है, 2 गुणसूत्र जो बच रहा है, उसको लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, 6 क्रोमोसोम्स ऑलोसोम। इसको 6 क्रोमोसोम बोलते हैं या ऑलोसोम बोलते हैं। एलो एलो एलो, ठीक है, एलोसोम याद रखना है इसे। ये बच्चों का लिंग है, लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, जैसे जब जब क्या बोलते हैं उसको, जनन प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो जो माता और पिता का जो गुणसूत्र आता है, ठीक है, वो जो एक जोड़ी होता है, ठीक है, उसी से डिसाइड होता है कि जो बच्चा होगा या मेल होगा या फीमेल होगा। तो यही बोल रहा है कि ये लैंगिक गुणसूत्र है, 6 क्रोमोसोम है या एलोसोम है। एक जोड़ी 2 गुणसूत्र होती है, ये बच्चों का लिंग निर्धारण करती है, जेंडर निर्धारण करती है, ठीक है। तो ये एक जोड़ी 2 क्रोमोसोम। देखिए लड़का और लड़की में अंतर कैसे होता है। फीमेल क्या होती है, फीमेल में जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होता है, एक्स और एक्स। और माँ से, मान लीजिए माँ से एक्स और पिता से भी एक्स आया तो लड़की हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, लड़की। समझ में आया। जो मेरा 2 है, 2 जो गुणसूत्र है वही उसे ही डिसाइड कर रहा है कि लड़का या लड़की हो। बाकी तो जो 44 गुणसूत्र है वो तो सेम रहेगा, वो आएगा उसके में। देखिए अब देखिए यहाँ हो गया। अब देखिए लड़का में देखेंगे, मेल में, लड़के का लड़के में लैंगिक गुणसूत्र देखेंगे, एक्स वाई आता है, ठीक है। माँ से मान लीजिए एक्स आया, पिता से वाई आया, तो एक्स वाई लड़का हो गया। याद रखिए माँ से हमेशा एक्स ही आएगा, ठीक है, वाई नहीं आएगा, क्योंकि माँ का क्या होता है, लड़की का क्या एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पिता का एक्स और वाई होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ से एक्स आया और यहाँ से वाई आया, तो क्या हो जाएगा, लड़का। ठीक है। अब देखिए वाई गुणसूत्र क्यों महत्वपूर्ण है। वाई गुणसूत्र लड़के के बनाने का संकेत देता है, ठीक है, मेल को बनाने का संकेत देता है वाई वाई गुणसूत्र जो होता है। यदि बच्चे में वाई गुणसूत्र मिलता है तो लड़का हो जाएगा। यदि वाई गुणसूत्र नहीं मिलता तो एक्स एक्स बनता है, लड़की हो जाएगी, एक्स एक्स हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है। अब देखिए सबसे आसान ट्रिक देखेंगे, 46 गुणसूत्र, 44 प्लस 2, ठीक है। देखिए 44 ऑटोसोम है, कायिक गुणसूत्र है, और 2 जो है 6 क्रोमोसोम है, लैंगिक गुणसूत्र है, एलो एलोसोम, ठीक है। एलो लड़का हुआ, एलो लड़का हुआ बोलते हैं ना, इस तरह से। एक्स एक्स हो जाएगा तो लड़की हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा, एक्स एक्स हो तो लड़की हो जाएगी, और वाई गुणसूत्र मिलने पर लड़का बनता है। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं और 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लड़की में एक्स एक्स, लड़का में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति लड़के के विकास के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। छोड़िए ये सब तो आप समझ गए। 46 में से 44 ऑटोसोम हो जाएगा, 2 6 क्रोमोसोम हो जाएगा, एक्स एक्स फीमेल हो गया, वाई एक्स वाई मेल हो गया, और वाई गुणसूत्र मेल लड़का। अब देखिए अपवाद देखते हैं इसका क्या है। अपवाद देखते हैं। देखिए हमारे शरीर की सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होती है, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु, जिसको अंडाणु को ओवम कहते हैं और शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं, में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। देखिए इसको अर्धसूत्री, हेल्पोलॉइड, एन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री या हैप्लॉइड एन अवस्था कहते हैं। देखिए क्योंकि केवल 23 गुणसूत्र होते हैं, देखिए अंडाणु में 46 और शुक्राणु में 46 गुणसूत्र हो, तो बच्चे में 46 प्लस 46 92 गुणसूत्र हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने अंडाणु और शुक्राणु को गुणसूत्रों की संख्या 23 रखी है। और मान लीजिए अगर दोनों में 46 कर देगा तो 92 गुणसूत्र हो जाएगा, तो ये प्रकृति के नियम के उल्टा हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने अंडाणु और शुक्राणु को गुणसूत्रों की संख्या 23 रखी है। अब देखिए क्या होता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। जब क्या होता है, जब निषेचन होता है, कैसे, जब जब मेल से शुक्राणु आता है और फीमेल से अंडाणु आता है, जब आपस में मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। देखिए शुक्राणु 23 हो गया प्लस अंडाणु मिला तो निषेचन हो गया, क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा 46 में। सबसे आसान उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके पास 23 लाल गेंद है और 23 नीले गेंद है। लाल गेंद अंडाणु हो गया 23 और नीले गेंद हो जाएगा शुक्राणु 23। जब दोनों मिलेंगे 23 23 तो 46 हो जाएगा। ठीक इसी तरह नया भ्रूण बेबी बनता है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए डीएनए की संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए की संरचना देखते हैं। डीएनए छोटे छोटे भागों में बना होता है, जिससे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए क्या है, छोटा छोटा भागों में बटा होता है, जिससे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड में 3 भाग होते हैं।
एक होता है फॉस्फेट, पी से, एस से शुगर, एन से नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट संकरा नाइट्रोजनी क्षारक होता है, मतलब बेस होता है। देखिए पी से फॉस्फेट हो गया, बताए थे अभी। एस से शुगर, डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, सकरा हो गया। और एन से नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। अब देखिए नाइट्रोजन क्षार, डीएनए में कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एक होता है एडेनिन, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन जी से करते हैं, थाइमिन टी से, और साइटोनिन सी से करते हैं। अब देखिए डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, यह प्रक्रिया बताती है कि डीएनए में लिखी जानकारी शरीर के लक्षण कैसे बनती है। मतलब यह प्रक्रिया जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन जो होता है, यह प्रक्रिया बताती है कि डीएनए में लिखी जानकारी शरीर के लक्षण कैसे बनाती है। अब देखिए कैसे होता है। जब डीएनए, जो डीएनए है, ये उसको से एमआरएनए, एमआरएनए मतलब क्या होता है, मैसेंजर होता है, ठीक है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर होता है। अब फिर देखिए प्रोटीन, देखिए डायग्राम कैसे है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से लक्षण। अब देखिए डीएनए से एमआरएनए जो होता है, ये अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है। अब देखिए क्या ट्रांसक्रिप्शन क्या कह रहा है, समझिए। अनुलेखन जिसको बोलते हैं, ये बोलता है लिखी हुई जानकारी का की नकल बनाना। मतलब जो लिखी हुई जानकारी, डीएनए में तो लिखी हुई जानकारी जो होती है, तो उसको उसका नकल बनाना किसका काम है, ये ट्रांसक्रिप्शन का काम है, यानी अनुलेखन का काम है। डीएनए के अंदर जो जानकारी लिखी होती है उसका एक कॉपी एमआरएनए बनाता है। तो जब डीएनए में जो जानकारी लिखी हुई है उसका एक कॉपी, मतलब फोटो कॉपी का, कि मान ली पुस्तक है, वो ओरिजिनल पुस्तक, उसको तुम कहीं नहीं ले जा सकते हैं, वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, या कुछ मिसिंग हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, एमआरएनए क्या करता है, उसका एक सॉफ्ट कॉपी बनाता है। एमआरएनए उसका सॉफ्ट कॉपी बनाता है। आसान उदाहरण समझिए, डीएनए क्या किताब है, एमआरएनए किताब की फोटोकॉपी है। जैसे देखिए, जैसे पूरी किताब बाहर नहीं ले जा सकते, उसे उसकी कॉपी ले जाते हैं, वैसे ही डीएनए नाभिक के न्यूक्लियस में रहता है। डीएनए कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, और उसकी सूचना एमआरएनए लेकर जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ठीक है, एमआरएनए। अब देखिए अनुवादन समझेंगे क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन होता है सूचना को पढ़कर काम करता है। जो कॉपी लेके आया, सॉफ्ट कॉपी लेके आया आरएनए, एमआरएनए, उसको क्या करेगा, वो पढ़ेगा। ट्रांसलेशन के थ्रू वो क्या करेगा, सूचना को पढ़कर काम करेगा उस पर। और एमआरएनए में जो संदेश लिखी होती है, उसे पढ़कर कोशिका प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन बनाती है, स्पीसीज प्रोटीन बनाती है। तो उदाहरण देखिए, डीएनए क्या है, रेसिपी बुक मान लीजिए। एमआरएनए क्या है, रेसिपी की कॉपी है, कॉपी हो गया। और प्रोटीन बना है, तैयार केक बनता है। रेसिपी मिल गया तो हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बना लेंगे, एक तरह से केक बना लेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लक्षण तय करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का जैसा लक्षण होगा, कैसा लक्षण होगा उस व्यक्ति का, बच्चा का जो हो रहा है वो कैसा होगा, तो प्रोटीन डिसाइड करता है उसको, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हम दिखा रहे हैं, जैसे क्या है, बालों का रंग हो गया। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा इसको, अगली बार से इसका ध्यान रखेंगे। जैसे क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लक्षण को तय करता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे देखिए बालों का रंग कैसा रहेगा, आंखों का रंग कैसा रहेगा, ऊंचाई कितनी रहेगी, त्वचा का रंग क्या रहेगा, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है। अब देखिए आरएनए, आरएनए में क्या होता है, ए टी। अब आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें देखिए ए टी नहीं, ए टी नहीं, बल्कि यू होता है। आरएनए में ए टी नहीं बल्कि यू होता है, यूरोसिल होता है, सॉरी। देखिए डीएनए में हमको पता है, एक के साथ, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। एक मिनट, देखिए ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छा से, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ये सब तो हम लोग समझ गए हैं, ये तो आपको हम सब बता दिए, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ये सब हो गया है। देखिए ये भी बता दिए आपको, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे देखना है, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन क्षार, एन टू बेस होता है। देखिए एन टू बेस एक होता है क्या, प्यूरिन। एन टू बेस में क्या होता है, डीएनए का होता है प्यूरिन, और ये पिरामिडीन होता है। प्यूरिन में होता है क्या, एडेनिन और गुआनिन होता है। और पिरिडिन में होता है थाइमिन और साइटोसिन होता है। अब देखिए कैसे होता है, जैसे आपको पता है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पे होता है, हेलिक्स मॉडल होता है, द्विकुंडली मॉडल होता है। वाटसन, क्रिक और विलिंगसन ने, ये तीनों ने मिलकर इसको किया था, खोज किया था, जिसे 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको, वाटसन, क्रिक और विलिंगटन को, ठीक है। देखिए एडेनिन थाइमिन के साथ करेगा डबल बॉन्ड पे, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, या गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है। तो ये हो गया, देखिए एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड हो गया, और गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है।
अब देखिए डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देखते हैं। डीएनए और आरएनए में देखिए शुगर जो होता है इसमें डीऑक्सी राइबोज होता है और आरएनए में सिर्फ राइबोज होता है। N2 बेस में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सब सेम रहता है, बस जो आपका थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, यूरेसिल देखिए यहाँ लिखा हुआ यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। एडेनिन के साथ यूरेसिल आ जाएगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको बताए थे डीएनए से एमआरएनए जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो एमआरएनए के पास जाता है, फोटोकॉपी बनाता है, फिर एमआरएनए को ये ट्रांसलेशन उसको पढ़ता है और एक प्रोटीन विशेष लक्षण बनाता है, प्रोटीन बनाता है जिससे एक लक्षण का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग देखिए समझेंगे, थोड़ा सा उस डायग्राम में जाते हैं। एक मिनट, इसको फिर हम लोग इसका पीक्यू एमसीक्यू भी करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जोड़ी बनाने के नियम क्या होता है। ए यू हो गया, टी से ए हो गया, जी से सी हो गया, सी से जी हो गया। अब देखिए ट्रिपलेट क्यों होता है। डीएनए और एमआरएनए में 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह होता है, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, कॉर्डन कहते हैं। उदाहरण देखिए एजीटी बनता है, जीटीसी बनता है, टीसीए बनता है, सीए बनता है, सीएजी इस तरह से बनता है। हर ट्रिपलेट में एक विशेष अमीनो अम्ल का संकेत देता है। हर ट्रिपलेट जो है एक विशेष अमीनो अम्ल का संकेत बनता है। अब देखिए कुल 64 ट्रिपलेट कैसे बनता है। 4 प्रकार के क्षारक होते हैं, ए जी टी सी, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, 4 तरह के होते हैं, तो हर स्थान पर 4 विकल्प हो सकते हैं। तो हर स्थान पर 4 विकल्प हो जाएंगे और एक ट्रिपलेट में 3 स्थान होगा। तो 1 2 3 4, हर देखिए हर एक स्थान पे कितना बनेगा, 3 बनेगा। एक स्थान देखिए, और एक ट्रिपलेट पे 3 स्थान बनेगा। ठीक है, इसलिए 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अर्थात 64 संभावित ट्रिपलेट बन सकते हैं। देखिए पहला स्थान 4 विकल्प हो गया, दूसरा स्थान 4 विकल्प हो गया, तीसरा स्थान 4 विकल्प हो गया, तो एक 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 कितना हो गया, 64 हो गया। 64 तरीका से लक्षण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखते हैं आप, एक एक माँ है, एक बाप है, एक ही का मान लीजिए उसका 3 सन है। ठीक है, तो तीनों का लक्षण अलग क्यों होता है, तो इसी 64 में से होता है, डिसाइड होता है। ठीक है, इसलिए तीनों का लक्षण अलग अलग होता है। कोई गुस्सा होता है, किसी में कम गुस्सा, कोई बहुत शांत होता है, कोई एकदम चिड़चिड़ा जाता है, तुरंत एकदम चिड़चिड़ा जाता है। तो क्यों होता है, ये डिसाइड करता है। ये 64 में से रेंडमली होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए 1 मिनट का ट्रिक देखते हैं। डीएनए क्या है, जानकारी की मूल पुस्तक हो गया। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए बनाना, और ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। याद रखना, ऐसे एक क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल पूछेगा, पॉइंट वाइज हम आपको समझा रहे हैं। पॉइंट क्या है, प्रोटीन क्या है, लक्षण बनाता है। और आरएनए से टी की जगह क्या होता है, यूरेसिल आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 बेस है, 1 ट्रिपलेट बनाता है, 4 का क्यूब, 64 कॉर्डन बनाता है। अब परीक्षा में लिखा देखिए क्या है। देखिए डीएनए की आनुवांशिक सूचना पहले अनुलेखन द्वारा एमआरएनए से स्थानांतरित होती है। इसके बाद अनुवादन प्रक्रिया से एमआरएनए की सूचना के आधार पर प्रोटीन बनाता है, जो जीव के विभिन्न लक्षणों को नियंत्रण करता है। ठीक है, यहाँ तक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम क्यूज भी कराएंगे इसका। ठीक है, आपको हम क्यूज भी कराएंगे। इसके बाद जैसे ये खत्म होगा चैप्टर मेरा, उसके बाद मैं आपको क्यूज कराऊंगा। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ जैसे एक मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य से एक हम सेल निकाल लिए, उसमें न्यूक्लियस, उससे न्यूक्लियस हम बाहर निकालें। न्यूक्लियस से बाहर निकालने के बाद उससे क्रोमोसोम निकालें। फिर क्रोमोसोम से हम डीएनए निकालें। डीएनए से जीन, एक इसका एक छोटा सा पार्ट मान लीजिए, ये यहाँ से कट कर दिए तो ये पूरा है। ठीक है, ये हो गया। तो एक जीन का क्या होता है, एक जीन मतलब एक लक्षण विशेष प्रोटीन वंशानुगति का निर्धारण करता है, हेरिडिटी का निर्धारण करता है, ये का जीन होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो बिडल और टोटम। बिडल और टोटम ने इसका किया था, कृत्रिम जीन संश्लेषण। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा का इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये पूछा कृत्रिम जीन संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा 1968 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का टॉपिक यहाँ, ये टॉपिक खत्म हो गया है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एक क्विज फॉर्मेट में 10 से 20 क्वेश्चन एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए फट से हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका क्विज, 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
आशा कर रहे हैं आपको अच्छा लगा हो। योद्धा डिफेंस क्लासेस, ठीक है, मेरे साथ जुड़े। विषय जीव विज्ञान है, कोशिका सेल, महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है। टोटल कितना है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 मिनट का, और इसका मार्क्स भी 20 है। देखिए सभी पर इसका महत्वपूर्ण निर्देश है, आप पर देख लीजिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोशिका सेल की खोज किसने की थी, तो किसने की थी कोशिका सेल की खोज, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो ये आपको बताया था, न्यूक्लियस केंद्र उसका ब्रेन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल किस पदार्थ की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए डीएनए का मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, डीएनए कहाँ मुख्य पाया जाता है, बताइए कहाँ पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये आपका हो जाएगा स्पर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये अंडाणु हो जाएगी, ठीक है, बी। निषेचन के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है, ठीक है। देखिए मनुष्य में गुणसूत्र क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है, 46 होती है। क्रोमोसोम पूछ रहा है, ठीक है, गुणसूत्र पूछ रहा है, 46 हो जाएगा। चलिए आइए 10वां देखेंगे, शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, और दोनों मिला के पूछेगा 46 हो जाएगा। देखिए कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दिया था, किसने दिया था, स्वर्डन और स्वान ने दिया था, ठीक है। 12 नंबर देखिए, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है बताइए। देखिए मुख्य कार्य क्या है राइबोसोम का, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। तेरह देखेंगे, तेरह देखेंगे क्या है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। 13 का बी हो गया। 14 देखिए, पौधे का प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधे का प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, बी। 14 का बी, ठीक है, 14 का बी हो गया। अब देखिए 15 क्या है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, बी। साइटोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है आपका, साइटोप्लाज्मा बताए थे आपको, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, केंद्रक के बाहर होता है और कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा। 16 हो गया। 17 देखिए, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, यह आपका है ऑक्सीजन पहुंचाना, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन पहुंचाना पूरे शरीर में। कोशिका विभाजन के प्रकार हैं, कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है आपका, दो, कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, मायोटिस में बनने वाली कोशिका कैसी होती है, मायोटिस में बनने वाली कोशिका कैसी होती है आपका, 19 का सी समान हो जाएगा, ठीक है। मायोटिस में जो कोशिका बनती है वो कैसी होती है, समान होती है। 20 में देखिए, जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, उत्तक कोशिका को कहा जाता है, सी। जीवन की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह हमारे क्लास को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। ये देखिए आपको कुंजी भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, अब हर टॉपिक में मैं सोच रहा हूँ, हर जो टॉपिक भी पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में उसका मैं क्विज फॉर्म भी इसी के साथ साथ कराता जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास के लिए इंतजार करिए, नया वीडियो जल्दी डालूंगा। धन्यवाद।